नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम चर्चा करेंगे फेफड़े के कैंसर के बारे में और उसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के कैंसर चिकित्सक डॉक्टर रवि जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बातों की शुरुआत करते हैं रवि जी से। रवि जी, ये देखा जा रहा है कि भारत में जो फेफड़े का कैंसर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। देखा जाए तो हमारी जो दिनचर्या है वो भी बदल गई है, साथ ही जिस तरीके से व्यसन और अन्य चीज़ों में लोग जो हैं लगातार, चाहे वो शादी पार्टियां और अन्य कार्यक्रमों में उसको अपने जीवन में उन्होंने समावेश कर लिया है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो फेफड़े का कैंसर होता कैसे है और क्यों होता है? देखिए, फेफड़ों का कैंसर आमतौर पर मेन इनके 3 या 4 रीज़न हैं जी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान। आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग काफ़ी बढ़ चुका है। इसकी वजह से भारत में जो कैंसर हो रहे हैं वो 10-15 साल पहले हो रहे हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में 60-65 साल में होते हैं, हम देख रहे हैं कि 35-40 साल में ही कैंसर आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण इसका है धूम्रपान करना या फिर टोबैको का कई और फॉर्म में इस्तेमाल करना, जैसे टोबैको चिविंग हो गया, गुटखा हो गया, मावा हो गया। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण है पोल्यूशन। हमारे देश में आप देख ही रहे हो कि दिन ब दिन लगातार हमारा इतना एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। पोल्यूशन में सल्फेट नाम का कंपाउंड होता है। ये सल्फेट हमारे फेफड़ों में हमारी जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करके उस सेल को कैंसर वाली सेल में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ते वहाँ से जो हानिकारक गैसेस निकलती है, जैसे कि रेडॉन गैस हो गया, इन सब के चलते कैंसर का प्रमाण अब बढ़ते जा रहा है जी। और अभी जो आपने कहा कि धूम्रपान, ये सब चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से ये माना गया है, युवा पीढ़ी तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है और उसमें लिखा भी होता है नीचे कि धूम्रपान पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जो भी नशे से संबंधित जो चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लोग जागरूक इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल है। आप बाहर जाओ, आपको कोई चीज़ सब्जी खरीदना है, पत्ता खरीदना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको सिगरेट खरीदनी है तो हर टपरी पे मौजूद होती है, हर दुकान पे सिगरेट मौजूद होती है। एक सिंगल सिगरेट भी अवेलेबल होती है। बीड़ी चाहिए, बीड़ी मिल जाएगी, उसमें आपको 50 ऑप्शन मिल जाएंगे। ये कारण है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। केवल उस पर फोटो छपाने से कुछ नहीं होगा, लोगों तक जाकर वो सेल को रोकना पड़ेगा आपको। जैसे आपने लिकर को कहाँ पे बैन किया, ऐसे आपको सिगरेट को बैन करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे हमारे। इससे जीन में बदलाव आता जाएगा और कैंसर जो 60 साल में दिखना चाहिए वो 35 साल 40 साल में आ रहा है जी। इसके लक्षण क्या हैं डॉक्टर साहब? देखो, आमतौर पे इसके लक्षण होते हैं खांसी जो लंबे दौर तक चलती है, 2 महीना 2.5 महीना खांसी जिसमें खून आता है, सांस का फूलना, वजन कम होना, खाने पीने की इच्छा नहीं होना, और कभी कभी जब कैंसर एडवांस स्टेज में हो जाता है तो चेहरा फूल जाता है और गले में गाढ़ दिखाई देती है। तो ये भी इसके कुछ और लक्षण होते हैं जी। ये हमारे देश में बढ़ क्यों रहा है? जिस तादाद में बढ़ रहा है, जैसे आपने बताया अभी जो चीज़ें दूसरे देशों में, विदेशों में जो है बहुत बाद में आई, वो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पहले आ रही हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक संकेत है और जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और सहने सहने उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे आप कैसे लेते हो, क्यों बढ़ रहा है? देखिए, दूसरे देशों में हर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि जो मनुष्य जिसी को कैंसर ना हो, होने से पहले ही हम जांच करके उसका पता लगाते हैं। तो इससे कैंसर पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में पकड़ा जाता है, तो वहां पे उसका 100% इलाज हो जाता है, क्योर हो जाता है। हमारे देश में स्क्रीनिंग प्रोग्राम है नहीं, और जो है वो भी इन प्लेस नहीं है। तो उसकी वजह से जो कैंसर्स हमारे देश में मिलते हैं ये आमतौर पर 4th स्टेज और 3rd स्टेज में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हर मरीज क्योर नहीं हो पाता और ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस लोगों तक पहुँचती नहीं है मिस कम्युनिकेशन की वजह से, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर चीज़ों की सुविधा नहीं होती है। टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर, स्क्रीनिंग प्रोग्राम न होना और सही मरीज को सही इलाज न मिलना, इसके कारण कैंसर बढ़ रहा है और लोगों को इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। इसका इलाज कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है? देखिए, कैंसर की 4 स्टेज होती है। जब कैंसर पहला या दूसरी स्टेज में होता है, यानी कैंसर फेफड़ों में सीमित होता है, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन ये ऐसा होता केवल 5 to 10% में है। 3rd स्टेज, 4th स्टेज, जैसे संजय दत्त जी का
फेफड़ों का कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो उनका 3rd स्टेज में हुआ था। तो 3rd स्टेज में कीमोथेरेपी के साथ सेकाई यानी रेडिएशन थेरेपी होती है। लेकिन 70% कैंसर जो हमारे देश में पाए जाते हैं ये 4th स्टेज में होते हैं। यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है कीमोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से और टारगेटेड थेरेपी से। ये क्या है? टारगेट थेरेपी के बारे में हमने बहुत सुना है, इम्यून थेरेपी के बारे में हमने बहुत सुना है, ये क्या होता है? क्योंकि डॉक्टर साहब आप आज बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारी इच्छा यही है और हमारा प्रयास भी यही है कि अधिक से अधिक लोग इस बातों को जानें और इन बातों को जानने के साथ साथ जो जागरूकता की आप बात कर रहे थे वो भी अपने जीवन में लागू करें। और यदि वैसे चीज़ें सामने आ रही हैं या लग रहा है तो वो ट्रीटमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इम्यून थेरेपी और टारगेट थेरेपी ये क्या है, इसके विषय में आप हमें बताएंगे? देखो, टारगेटेड थेरेपी का यह मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी जांच करके इसका पता लगाते हैं कि आपका कैंसर किन रास्तों से फैल रहा है या यह कैंसर किस जीन की बदलाव के कारण हो रहा है। इन जीन को दवाइयों द्वारा टारगेट किया जाता है और कैंसर जिन रास्तों से फैलता है उन रास्तों को रोका जाता है। इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई मरीज को ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटीज होता है तो उसकी एक टैबलेट लेता है। ऐसे ही आजकल फेफड़ों के कैंसर में जो मरीज को फेफड़ों का कैंसर है जो जीन के बदलाव के कारण में हुआ है वो मरीज को केवल एक टैबलेट लेने की आवश्यकता है। ये सब तभी संभव है जब हम डिटेक्ट करें कि आपका कैंसर किन जीन्स में बदलाव के कारण हुआ है और उन जीन्स को हम टारगेट करते हैं। इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे ही इम्यूनोथेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी यानी कुछ ऐसी दवाई जो आपके शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को इतनी बढ़ा देती है कि आपका शरीर ही कैंसर को नष्ट कर देता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम को हम इतना बूस्ट देते हैं कि आपका शरीर ही कैंसर की सेल को मार गिराएगा। तो इसमें बाहर से कीमोथेरेपी तो केमिकल है, इसके साइड इफेक्ट होंगे, ये डिवाइडिंग सेल को मारता है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर को जड़ से नष्ट करता है। तो इसका इलाज 4थे स्टेज में भी संभव है। 4थे स्टेज में भी मरीज का कैंसर 100% क्योर हो सकता है अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिले। जी, ये जो सवाल आपने जो बताया कि 4थे स्टेज में भी संभव है, जैसे संजय दत्त का उदाहरण सामने आया, वो 3रे स्टेज में थे, 4थे में भी संभव है, क्योंकि लोग 4था स्टेज जो है एक अलग टाइप का भय पैदा कर देता है कि यार 4थे स्टेज में आदमी को बचाया ही नहीं जा सकता है। तो आपका जो कहना है कि 4थे स्टेज में क्या संभव है कि उस व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है या उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है? आज से 2 साल पहले इम्यूनोथेरेपी को नोबेल प्राइज मिला गया जिसने इसका आविष्कार किया था। और फेफड़ों का जो कैंसर है ये बहुत ही ज्यादा इम्यूनोजेनिक ट्यूमर है। तो फेफड़ों के कैंसर में 30 to 40% ऐसे मरीज है जिनका कैंसर इम्यूनोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो भले ही आपका कैंसर फेफड़ों से निकल के दिमाग में फैला हो, रीढ़ की हड्डियों में फैला हो, ये हर जगह से जड़ से मारा जाएगा इम्यूनोथेरेपी द्वारा। ये संभव है, हमने होता देखा है और हम यही इलाज रामकृष्ण केयर अस्पताल में कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वैसे भी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लगातार जो है अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ जो नई नई चीज़ें हो सकती हैं वो वहाँ वो संभव करा रहे हैं, बेहतर इलाज कर रहे हैं, जिसमें आपकी पूरी टीम, आप लोग सभी लगे रहते हैं। कीमोथेरेपी जो है उसका साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कीमोथेरेपी का आविष्कार 1930 में हुआ था। जब ये दवाइयाँ पहली बार आई थी तब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से अब नई कीमोथेरेपी की दवाई आई है, जिस तरह उसमें डेवलपमेंट हुई है, नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी, फिक्स डोज टेक्नोलॉजी, वीकली कीमोथेरेपी, तो इससे हमने यह इंश्योर किया है कि अब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं। सेकंड, हमारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट अब बहुत अच्छी हो गई है। तो अब कीमोथेरेपी से उतने बाल नहीं झड़ते, अब कीमोथेरेपी से उल्टी नहीं होती, अब कीमोथेरेपी से पेट में दर्द नहीं होता। हर चीज़ के लिए हम पहले ही मरीज को दवाई दे देते हैं। तो कीमो के पहले ही मरीज को उल्टी की, पेट दर्द की साइड इफेक्ट न होने का पहले ही दवाई दी जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी लगाते हैं। तो इससे 99% साइड इफेक्ट कम होते हैं। 10-15% मरीज में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आता है, जो पहले की 1950-60 से कंपेयर करें तो बहुत कम हो चुका है। तो अब कीमोथेरेपी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर, आपको एडमिट भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल में आए, 2-3 घंटे में आपका कीमोथेरेपी खत्म होगा, शाम में आप घर जा सकते हो। जी, एक सवाल ये भी आता है कि जो फेफड़े का कैंसर है
यदि कोई व्यक्ति है, किसी के परिवार में ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या ये हिस्ट्री होने पे दूसरों को भी असर पड़ता है क्या इसका? देखिए, फेफड़ों का कैंसर यूजुअली परिवार में नहीं होता, तो ये जेनेटिक कैंसर नहीं माना जाता है। महिलाओं में होने वाला स्तन का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, पुरुष में होने वाले ग्रंथि के कैंसर या ब्लड कैंसर, ये कैंसर जेनेटिक होते हैं, तो ये परिवार में मिलते हैं। फेफड़ों का कैंसर 99.99% जेनेटिक नहीं होता, तो इसमें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारे शरीर परिवार में कोई व्यक्ति को कैंसर है तो उसका कैंसर हमको नहीं होगा, तो साथ में रहने से, छूने से, साथ में खाना खाने से रहता है लोगों जी में। बिल्कुल जी। जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अभी कोविड चल रहा है, यह बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, ये एक मरीज से दूसरे मरीज तक फैलती है। कैंसर जो होता है ये आपके सेल के अंदर जो डीएनए होता है वहाँ पे प्रॉब्लम के कारण होता है, तो ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के साथ में कांटेक्ट बनाने से कभी नहीं फैलता। तो ये बिल्कुल भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको हमको दूर करना चाहिए कि कैंसर का मरीज अगर हमारे परिवार में है तो उनके साथ में हमारे बच्चे मिल सकते हैं, हम उनके साथ में रह सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं, इससे कैंसर बिल्कुल नहीं फैलेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, मतलब कहा जाए कि फेफड़े के कैंसर के लिए जो आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जो जिन सुविधाओं के साथ आप ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, हमने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में पिछले 6-8 महीनों में यह किया है कि हर मरीज जिसको फेफड़ों का कैंसर होता है उनकी बायोप्सी के साथ में हम मॉलिक्यूलर टेस्ट कराते हैं। ये मॉलिक्यूलर टेस्ट में होता है EGFR, AL, क्रॉस, PD-L1, इन जीन्स को हम स्टडी करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि आपका कैंसर किस जीन की बदलाव के कारण हो रहा है। क्योंकि 70% कैंसर जो महिलाओं में होते हैं, अब महिलाओं में होने वाला फेफड़ों का कैंसर तो स्मोकिंग से नहीं होता है। ये कैंसर क्यों होता है? ये जीन में बदलाव के कारण। इन बदलाव को हमको ढूंढना है। हर मरीज जिसको कैंसर होता है उसको कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती, ये हमको समझना है। तो हम इसको समझते हैं, आपके मॉलिक्यूलर टेस्ट करके हम इसका पता लगाते हैं कि आपका कैंसर किन रास्तों से फैल रहा है और किन जीन्स के बदलाव के कारण हो रहा है, और इसको हम टारगेटेड थेरेपी कुछ टैबलेट के द्वारा रोकते हैं, या अगर यदि आपका कैंसर इम्यूनोथेरेपी को रेस्पॉन्स दिखाएगा उसकी टेस्ट भी हम पहले करते हैं, और ऐसे मरीजों को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। आपको ताजुब होगा, टारगेटेड थेरेपी की जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपसे, हमारे 3-4 ऐसे मरीज हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं उनको आपके शो में बुलाऊं और दिखाऊं। इनका कैंसर फेफड़ों से निकलकर दिमाग में फैला हुआ है, रीढ़ की हड्डियों में फैला हुआ है, आज वो कंप्लीटली क्योर हो चुके हैं टारगेटेड थेरेपी से। इनको केवल रोज एक टैबलेट खाना पड़ता है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को हम दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई। आपने हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि जायसवाल, जिन्होंने फेफड़े के कैंसर के बारे में, किस तरीके से भारत में फैल रहा है, किस तरीके से कैंसर को लेकर जो एक अलग सा भय, अलग सा डर रहता है, परिवार में एक अलग सा वातावरण निर्मित हो जाता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमको बताया। और किस तरीके से नए आधुनिक जो सुविधाएं हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, या चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमको बताया। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी आप जो है इन विषयों पर हमसे चर्चा करते रहें। थैंक यू सो मच।